स्टूडेंट मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा पाइथन प्रोग्रामिंग के लेक्चर नंबर 31। स्टूडेंट ये जैसा आपको पता है कि लगभग मैंने 4-5 या आई थिंक 6 लेक्चर पाइथन प्रोग्रामिंग रिवीजन के लिए कराए। आज इसका लास्ट लेक्चर है जिसमें मैं फंक्शन विद आर्गूमेंट्स तो मैंने कल करा दिया था, बट एक टॉपिक और बचा है। मुझे कल याद आया कि रिवाइज करने के लिए टॉपिक तो इसमें 2-3 है, देखते हैं आज कंप्लीट हो जाता है, नहीं तो फिर नए लेक्चर में देखेंगे। तो आज मैं कराऊंगा फंक्शन विद आर्गूमेंट बट डिफॉल्ट आर्गूमेंट। ठीक है, डिफॉल्ट आर्गूमेंट, फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गूमेंट। तो इट इज सो इजी, बहुत ही इजी है स्टूडेंट, आपको मैं बता दूं बहुत इजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा आप समझिएगा, कल मैंने आपको बताया था फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फंक्शन कैसे क्रिएट करते हैं स्टूडेंट, सबसे फर्स्टली वी हैव टू राइट डी ई एफ। याद आ रहा होगा आपको, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, इसमें डी ई एफ लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, डी ई एफ। मान लो अगर मैं सम नाम का फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, किस नाम का, सम नाम का फंक्शन क्रिएट करना चाह रहा हूँ, और मुझे 2 नंबर्स का ऐड करना है, तो 2 मुझे क्या मानने पड़ेंगे, ऐड करने पड़ेंगे, वेरिएबल्स ऐड करने पड़ेंगे। और जब मैंने कल बताया था आर्गूमेंट जब ऐड करते हैं कि इफ वी यूज फंक्शन विद आर्गूमेंट, दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज फंक्शन विद आर्गूमेंट, बिकॉज ऑफ यहाँ मैंने 2 आर्गूमेंट्स आपको सेंड लिखे। तो इफ वी यूज फंक्शन विद आर्गूमेंट देन देयर इज नो नीड टू गिव द इनपुट इनसाइड द फंक्शन। हमारे इनपुट कहां से आएंगे, बाहर से आएंगे ना, कल मैंने बताया था आपको। अगर हम फंक्शन विद आर्गूमेंट कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं तो इनपुट किसी फंक्शन के अंदर देने की आवश्यकता नहीं है। इनपुट हम कहां देते हैं, इनपुट देते हैं स्टूडेंट, कहां देते हैं इनपुट, आउटसाइड द फंक्शन, आउटसाइड द फंक्शन देते हैं। ठीक है, अब मान लो मैं फॉर एग्जाम्पल करता हूं c इक्वल टू ए प्लस बी, देन इसका क्या करते हैं हम, प्रिंट c। बहुत इजी है, कोई दिक्कत नहीं। अब ये आउटसाइड द फंक्शन, ये फंक्शन पूरा हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहां से 2 वेरिएबल ऐड कर लेंगे, या ए भी मान सकते हैं या कुछ किसी और नाम का मान सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने ऊपर ए और बी मान रखे तो आप ए और बी माने नीचे, आप चाहो सी और डी मान लो, कोई दिक्कत है। जैसे मान लेते हैं सी, ठीक है, इनपुट इनपुट प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर। ठीक है, फर्स्ट नंबर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, फर्स्ट नंबर। ठीक, एक मैंने ऐड कर लिया डी इंट इनपुट प्लीज एंटर सेकंड नंबर। ठीक है, सेकंड नंबर एंटर कर लिया, देन सम सी कॉमा डी, हो गया। ये तो फंक्शन अलग है। अब यहां से स्टार्टिंग होगी, सबसे पहले एक सी की वैल्यू मुझे एंटर करनी पड़ेगी। फर्स्ट इंटीजर की वैल्यू एंटर करेंगे तो सी के अंदर आ जाएगी, और डी के अंदर सेकंड वैल्यू आ जाएगी, सेकंड टाइम जो एंटर करेंगे। फिर उसका जैसे इस फंक्शन की कॉलिंग होगी, इट इज नॉन एज कॉलिंग, तो तुरंत तुरंत ये कहाँ जाएगा, एक सम नाम के फंक्शन में रीच कर जाएगा। सम नाम का फंक्शन कहाँ बना हुआ है, ये बना हुआ। तो इस सी की वैल्यू कहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, मैंने कल बताया था, इस ए में। और इस डी की वैल्यू कहां ट्रांसफर हो जाएगी, डी की वैल्यू इस बी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो अब ए और बी की वैल्यू हमें मिल चुकी है, अब दोनों का एडिशन करके हम क्या दिखा देंगे, आउटपुट दिखा देंगे। तो कल मैंने आपको बताया था, इफ वी यूज फंक्शन विद आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट देन देयर इज नो नीड टू इनपुट द वैल्यू इनसाइड द फंक्शन। आपको फिर फंक्शन के अंदर इनपुट करने की वैल्यू आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वैल्यू हमें कहां से मिल गई स्टूडेंट, वैल्यू हमें मिल गई बाहर से। सी और डी मैंने बाहर इनपुट किया, जब कॉलिंग हुई तो ये ए और बी की वैल्यू यहाँ से कहाँ से आ गई, ए में सी की वैल्यू स्टोर हो गई, एंड बी में किसकी वैल्यू स्टोर हो गई, डी की वैल्यू स्टोर हो गई। ठीक है, दोनों का एडिशन करने के बाद सी हमारा आउटपुट के रूप में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ गया ना। आप या सी मान लो, कुछ और मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है बेटे, तो ये हमारा क्या होता है, मैंने कल बताया था, फंक्शन विद आर्गूमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके, समझ में आ गया। जैसे आप पाव फंक्शन यूज करते हैं, वहां 2 आर्गूमेंट लेते हैं, एक तो वो नंबर और एक दूसरी उसकी पावर। तो वो पावर, वो नंबर और पावर कहाँ चले जाते हैं, उस फंक्शन की बॉडी में कहीं चले जाते हैं। वैल्यू
हमें बाहर से मिल जाती है, वो कैलकुलेट करके आंसर दिखा देता है। तो ऐसे ही आर्गुमेंट का काम क्या है, किसी भी फंक्शन में बाहर से इनपुट कराने के लिए वैल्यूज को हम किसका यूज करते हैं, बाहर से इनपुट कराने के लिए। जैसे एग्जांपल बताया मैंने, पावर फंक्शन का यूज किया, इनपुट हमने बाहर से कर दिए, बाहर से इनपुट कर दिया, ठीक है भैया। बाहर से इनपुट करने के बाद में आपका अब अंदर इनपुट देने की आवश्यकता नहीं है फंक्शन के अंदर, तो बाहर से इनपुट आपके आ जाएंगे, ठीक है ना। ओके, समझ में आ गया ना। अब इससे एक हमारा बेनिफिट हो जाएगा कि फंक्शन के अंदर इनपुट ना करके आउटसाइड द फंक्शन हम इनपुट कर सकते हैं, ठीक। अब आज का केस क्या है स्टूडेंट, आज का केस है फॉर एग्जाम्पल, यहाँ कितने, पहले इसको रन करा के देखना, हो सकता है ये गलत ना हो, पहले चेक कर लेते हैं एक बार। तो यहाँ पर पहले इसे सेव करना पड़ेगा, सेव कर लेते हैं PPJSP 2020, ठीक है। क्या आया देखो, आउटपुट चेक कर लेते हैं। प्लीज एंटर फर्स्ट नंबर, मान लो 12 एंटर किया, दूसरा भी मैंने इतना एंटर कर दिया, आउटपुट आ गया, दोनों के एडिशन आ गया ना, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। बाहर से इनपुट, यहाँ से इनपुट हुआ, जब कॉलिंग हुई इस C की वैल्यू यहाँ पहुंच गई, D की वैल्यू P में पहुंच गई, ये कॉलिंग होगी तो दोनों को जोड़ के क्या आउटपुट दिखा देगा। अब देखो स्टूडेंट, अगर मैं कॉलिंग नहीं करता, इस कॉलिंग को चलो हटा देता हूँ, फिर इसको रन कराता हूँ, देखना स्टूडेंट कॉलिंग क्यों जरूरी है। मैंने इसको देखो, इनपुट तो आपसे ले लेगा क्योंकि बाहर के इनपुट है, क्या आउटपुट आया हमारा, वो ना फंक्शन कॉल हुआ क्या। तो इट मीन्स कहने का मतलब है जब तक कॉलिंग नहीं होगी, जब तक वो फंक्शन कॉल नहीं होगा और आउटपुट भी नहीं आएगा। फंक्शन आप कितने भी बना के रख दो, बट जब तक उसकी कॉलिंग नहीं करेंगे स्टूडेंट, कॉलिंग जब तक डन नहीं होगी, कॉलिंग जब तक आपकी डन नहीं होगी, देयर इज कॉलिंग जब तक नहीं होगी, जब तक आपका फंक्शन का आउटपुट नहीं आएगा। समझ में आया नहीं आया। तो इसलिए कॉलिंग इट इज वेरी एसेंशियल फॉर ए फंक्शन, किसी भी फंक्शन के लिए कॉलिंग बहुत जरूरी है। अगर आप देखो, अदर पाव फंक्शन है, आपने इंपोर्ट मैथ कर दिया, चलो ठीक है, बट आप पाव फंक्शन जब तक कॉल ही नहीं करेंगे, अब तो उसका पाव ऐसे नहीं लिखेंगे, मैथ डॉट पाव आई 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 इक्वल टू मैथ डॉट पाव 2,5 कुछ भी नहीं लिखेंगे, जब तक आउटपुट आने वाला है, नहीं आने वाला है ना। इसलिए कॉलिंग सबसे ज्यादा मस्ट होती है, ठीक है ना, फंक्शन बनाने के बाद में। जब ही समझ पाता है इंटरप्रेटर या कंपाइलर कि हाँ इनको ये फंक्शन क्या करना है, कॉल करना है और इसका आउटपुट भी दिखाना है, ठीक है ना। ठीक है, समझ में आया नहीं आया। अब एक केस बताता हूँ स्टूडेंट, अगर मान लो मैं इस यहां से D को C लिख देता हूं, खाली D में लिखता ही नहीं, D को यहां से हटा देते हैं। अब स्टूडेंट इस C की वैल्यू तो इस A में चली जाएगी, ठीक है, चली जाएगी नहीं, क्योंकि फर्स्ट की वैल्यू फर्स्ट में सेंड होती है। तो A इक्वल टू क्या हो गया, एक तरीके से C हो गया, क्या हो गया, A इक्वल टू क्या हो गया स्टूडेंट, C हो गया, ठीक है, A इक्वल टू हमारा C हो गया, बहुत अच्छे है, कोई दिक्कत नहीं। बट इस B को वैल्यू कहां मिलेगी, इस B को वैल्यू कहां से मिलेगी भाई, A को तो मिल गई C की वैल्यू ट्रांसफर हो जाएगी A में, बट B को कौन सी वैल्यू मिलेगी भाई, B को तो कुछ मिला ही नहीं। तो इट मींस इस केस में क्या आती है, एरर आती है, एरर देखना, एरर आएगी इसमें, एरर आ जाएगी, देखना अभी तो इनपुट मांग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, एरर आ गई, क्या आ रहा है, सम मिसिंग वन पोजिशनल आर्गुमेंट B आ गया ना। इट मींस भाई B के लिए आर्गुमेंट मिस है, B को वैल्यू मिल ही नहीं पा रही है इसमें, B किस वैल्यू को होल्ड करेगा, समझ में आया नहीं आया। तो ये क्या होती है, एरर होती है। when we send few arguments value from outside the function, then ये आपकी क्या होती है, जो एरर है, पोजिशनल आर्गुमेंट्स एरर विल बी अकर, ठीक है। तो इस केस को दूर करने के लिए, इस केस को दूर करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, इस ड्रॉबैक को रिमूव करने के लिए फंक्शन विद डिफॉल्ट आर्गुमेंट। उस केस में क्या करते हैं स्टूडेंट, हम यहाँ इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देते हैं, मान लो मैंने यहाँ डिफॉल्ट वैल्यू दे दी इक्वल टू 100 या 10 दे दिया, ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ दे दिया मैंने B इक्वल टू 200 या मान लो 150। तो ये वैल्यूज क्या बता रही है स्टूडेंट, बहुत धीमे धीमे प्यार से समझा रहा हूं। तो A इक्वल टू 100 क्या बता रहा है, इट मीन्स व्हेन इफ वी डू नॉट पास द वैल्यू
value for a from outside the function, then it will take the default value 100. It means अगर मैं a की वैल्यू बाहर फंक्शन से सेंड नहीं करूंगा तो देन a हमारा किस वैल्यू को लेगा स्टूडेंट? 100 वैल्यू को लेगा। अगर मैं सेंड कर दूंगा बाहर से a की वैल्यू तो किस वैल्यू को लेगा? उस वैल्यू को ले लेगा जो हमने सेंड की है। बट आपने सेंड नहीं की तो उस केस में किस वैल्यू को लेगा स्टूडेंट? वो लेगा 100 वैल्यू। ऐसे b का है, b की डिफॉल्ट वैल्यू कितनी है? 150 है। अगर मैं कोई वैल्यू पास कर देता हूं तो देन वो उस वैल्यू को होल्ड कर लेगा। अगर मैं कोई वैल्यू पास नहीं करता हूं तो उस केस में किस वैल्यू को लेगा स्टूडेंट? b की वैल्यू क्या ली जाएगी? 150। तो इन दिस प्रोग्राम a की वैल्यू तो सेंड हो रही है, a में किसकी वैल्यू स्टोर हो रही है? c की वैल्यू स्टोर हो रही है। बट b में किसी की वैल्यू स्टोर हो रही है क्या? नहीं हो रही ना। तो इन दिस केस b विल टेक द डिफॉल्ट वैल्यू 150। तो यहां जो पिछली बार जो एरर आई थी प्रोग्राम रन कराने में कि फ्यू पोजिशनल आर्गुमेंट फॉर बी इज रिक्वायर, वो अब नहीं आएगी क्योंकि अब क्या है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट आपका क्या हो गया है? इसमें मैंने फिट कर दिया है। तो डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि हम किसी वेरिएबल की वैल्यू आउटसाइड से अगर सेंड ना करें इन फंक्शन देन इट विल टेक द, अब बाहर से ना करें फ्रॉम, if we do not send the value for any variable from the outside the function, then it will take the default value from the function definition से वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेता है। अब मान लो मैंने c की वैल्यू यहाँ फॉर एग्जांपल 10 एंटर किया या मान लो 19, कुछ भी एंटर कर लो, ठीक है? 19 चलो एंटर कर लेते, और भी कुछ एंटर कर लो, 100 कर लो, ठीक है? अब इस केस में a की वैल्यू तो 100 हो जाएगी, ठीक है, बट b को तो मैंने ट्रांसफर ही नहीं किया कुछ भी, तो b इस वाले केस में क्या वैल्यू ले लेगा? 150, जो मैंने उसके सामने लिखी थी। तो आंसर कितना आना चाहिए स्टूडेंट? 100 प्लस 150 इक्वल टू 250। देखते हैं कितना आंसर आ रहा है, 250। समझ में आया नहीं आया? तो यही हमारा क्या कहलाता है? डिफॉल्ट आर्गुमेंट कॉन्सेप्ट कहलाता है कि अगर हम मान लीजिए किसी फंक्शन में 2 आर्गुमेंट नीडेड है, 2 आर्गुमेंट की वैल्यू चाहिए, बट मैं एक वैल्यू अगर ट्रांसफर करता हूं तो देन सेकेंड वैल्यू कौन सी लेगा? वो डिफॉल्ट वैल्यू ले लेगा, ठीक है ना? तो ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया, ठीक है? तो आज मैंने बताया फंक्शन विदाउट डिफॉल्ट आर्गुमेंट, सॉरी, ठीक है? तो कल एक लास्ट 2 टॉपिक बचेंगे, हाउ वी ट्रांसफर द लिस्ट एंड स्ट्रिंग इन फंक्शन। बस इसके बाद रिवीजन आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना? तो कल जो रिवीजन का लास्ट जो है आपका लेक्चर, उसे मैं कल कराऊंगा, ठीक है स्टूडेंट? ओके। अगर अब किसी वैसे स्टूडेंट को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मैंने बहुत स्लोली लेक्चर्स के रिविजन्स कराए हैं, आपको रिवीजन कराया है, तो इसलिए थोड़ा ध्यान दें और घर पर रहें, स्वस्थ रहें। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।